नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। मतलब कि आज का जो क्लास होने वाला है वह एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। मतलब कि जितने भी बोर्ड के एग्जाम में, जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यानी जितने भी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न से है, जो हिंदी मीडियम बोर्ड है, उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो बहुत ही आसान टॉपिक द्वारा आपको बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और हो जाइए तैयार। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को नोट करते चलना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो क्लास में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल करने वाले हैं, जो 2 नंबर का या 3 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो अगर आप लोगों ने अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपका मैथ में रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है ना, बता दे रहा हूं कि बहुत ही लाजवाब और जानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है पहला जो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या करिए, 306 और 657 का मासा ज्ञात करिए। यानी मासा बोले तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं। देखिए, ये 306 तथा 657 का HCF, ठीक है। देखिए, अब 306 और 657 का हमको क्या करना है जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए 306 और 657 में ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है जी। तो जेन्युइन सी बात है कि दोनों में सबसे अधिक जो बड़ा है वह है 657। तो क्या करेंगे, पहले हम देखिए यहाँ साइड में करते हैं। 657 में ध्यान दीजिएगा, 657 में हम क्या करेंगे, 306 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 2 मर्त में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 6 दूना के 12 और 3 दूना के 6, ठीक है ना। देखिए, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4। अब ये 306 यहां पर आ जाएगा, 306। अब सोचे कितना मर्त में लेकर जाए, तो 45 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 35 के 0 हासिल 3 और 6 चौका 24 3 27, 270 हो जाएगा। अगर 7 से करेंगे तो क्या हो, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 मर्त में लेकर चलते हैं तो मिलता है 270। अब देखिए 6 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब देखिए इस हासिल लेंगे, 10 में 7 क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा। अब 45 यहाँ आ जाएगा। अब 1 मर्त में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 36। देखिए 15 से 6 गया 9। अब क्या करें, 36 यहाँ पर आ जाएगा, 9 चौके 36, यानी क्या हुआ, कट गया। अब इस चीज को हमको दर्शा देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। क्या दर्शाना है, लिखेंगे सो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। चलिए 657 बराबर हो जाएगा क्या, 306 गुणे के 2 और प्लस के 45। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 45 0 के बराबर नहीं है, अब निकालेंगे इसका। तो 306 बराबर, ध्यान दीजिएगा, 306 क्या हो जाएगा, 45 गुणे के 6 प्लस के 36। अब 45 का निकालेंगे तो क्या होगा, 45 का 36 गुणे के 1 और प्लस के 9। अब 36 का निकालेंगे तो 9 गुणे के 4 और प्लस के 0, 9 चौके 36, यानी जो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान कंसेप्ट में आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः समझ लीजिए,
हम क्या करते हैं कि 306 और 657 में चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन कौन मिला हमको? हमको मिला 657। अब क्या करिए, तो 657 को अंदर लिखेंगे और 306 का बाहर करते हैं। आप लोग महत्तम समावर्तक क्लास 8वां 9वां में तो पढ़ा ही होगा, वही चीजें हैं। हमने इसको ऐसा किया, बिल्कुल ही जो स्टेप बाय स्टेप है इसको लिखते हम लोग ने चला। तो आप चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, उतना ही आएगा 9, और ऐसे भी लिखेंगे तभी उतना ही आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करिए, पे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, यानी 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए लिखते हैं, यहाँ से है 2x + 3y = 11। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानते हैं। 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना हमको है जी, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। तो क्या है जी, 2x + 3y = 11। 3y को उधर भेज दीजिए, तो 2x 11। जब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। याद रखिएगा, जब +3y बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर -3y रहता और इधर आता तो क्या होता, प्लस। याद रखिएगा, x = 11 - 3y = 2। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग 3, ठीक है जी, 3 मान लिए। और लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख रहे हैं। आइए यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दिए। अब देखिए, तो 2x - 4y = -24, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर ले, तो x - 2y हो जाएगा -24, कट जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा आसान कर दिए इसको, x - 2y = -12। अब इसमें रख लीजिए, तो x का मान कितना है जी, 11 - 3y / 2, -2y = -12। 11 - 3y और 2 दूना के 4y / 2 बराबर -12। अब देखिए 11 3y और 4y -7y और / 2 बराबर के -12। गुणा कर देंगे, 11 - 7y गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो 12 दूना के 24। अब देखिए -7y और -24, जब प्लस के 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, यानी -7y और जोड़ेंगे। देखिए -24 है, -11 है, इन दोनों ऐड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप 24 रुपये किसी से कर्ज लिए हैं, 11 रुपये और कर्ज ले लिए, तो कुल कर्ज कितना हो गया, 3 2 5 और 3 -35। अब देखिए 35 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस, y = 35 / 7, 7 × 5 = 35, यानी y बराबर कितना मिला हमको, 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए x बराबर 11 - 3y / 2, 11 3। अब y का मान कितना है जी, y का मान यहाँ पर है 5 / 2, 11 - 5 = 15 / 2, ये हो जाए 11 में 14 गया, 15 गया, -4 / 2 कट जाएगा, -2, यानी x का मान कितना मिला, -2। तो x बराबर 2 और y बराबर 5, यही क्या हुआ, इसका हल हो गया। अगर इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो बोर्ड के एग्जाम में 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना, एकदम पक्का आ जाएगा। इसको नोट करिए, पुनः फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। अच्छा देखिए, द्विघात बहुपद कह रहा है और शून्यक भी कह रहा है, तो जब भी शून्यक की बात करेगा ना, मतलब x का 2 मान होगा। याद रखिएगा,
शून्यक जब भी कहेगा मतलब पूछ रहा है कि x का मान बताइए, और x का दो ही मान होता है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, दोनों आते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जांच करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन, देखिए यहाँ से लिख लेंगे माना कि पहली बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा द्विघात बहुपद, तो बहुपद को हम लोग px से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10। अब लिखिएगा चूंकि px बराबर क्या मानते हैं हम लोग हैं 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x प्लस के 10 इक्वल टू 0 कर लिए, इसको एक बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में कर लिए। अब इसे करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 7 को तोड़ेंगे तो 5x प्लस के 2x प्लस 10 बराबर के 0, x कॉमन करेंगे 5 और 2 कॉमन करेंगे x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस के 5 देखिए 2 है ना तो 1 लिखेंगे, आएगा वही x आप प्लस के 2 ई वाला लिख देंगे बराबर के 0, ई वाला प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 5 बराबर के 0, तो x बराबर माइनस के 5, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 2, यानी हमको x का 2 मान मिला। सो ध्यान दीजिएगा -2 और -5, यही क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया जी, हम लोगों को मिल गया द्विघात बहुपद के शून्य क्या मिले -2 और -5, यही क्या होगा आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लिखिए और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये बिल्कुल छो मंत्र बन जाएगा यार, बिल्कुल दिल थाम कर बैठे, मैं बोल रहा हूं ना कि कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, इसको नोट करते चलना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं इसको। है क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 5 है और सातवां पद क्या है 9 है। हमको एपी ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है ना, एपी ज्ञात करना है मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ऐसे इसको लिखेंगे, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे यहां से माना कि ध्यान दीजिएगा प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी, ठीक है ना। तो सो एपी क्या होगा जी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ई एपी के पद हो जाएंगे। अब लिखते हैं प्रश्न से, याद रखिएगा प्रश्न से कह रहा है एपी का तीसरा पद 5 है, तो a3 बराबर के 5। अब क्या हो जाएगा, तीसरा लिख सकते हैं a प्लस के 2d, एक ठो कम होता है बराबर के 5, क्वेश्चन नंबर 1। तथा कह रहा है कि सातवां पद क्या है 9 है, तो सातवां पद 9 है तो a 7 बराबर के 9, यानी a प्लस 6d बराबर के 9, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे यहां से, देखिए अब a प्लस 2d बराबर के 5 और a प्लस 6d बराबर के 9, समीकरण 1 माइनस 2 कर लीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए a प्लस 2d बराबर के 5 और a प्लस 6d बराबर के 9, घटाएंगे कट जाएगा। देखिए 6d में से 2d जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा जी माइनस के 4d, और 9d में से 5 जाएगा माइनस के 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी d बराबर 4 बटे के 4, कट जाएगा एक मर्त में, यानी d का मान कितना मिला हमको 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस के 2d बराबर कितना हो जाएगा 5, a2 और d का मान 1 बराबर के 5, यानी a प्लस 2 बराबर के 5, a बराबर 5 माइनस के 2, a का मान हो जाएगा 3, 5 से 2 जाएगा 3। हमको क्या ज्ञात करना था जी AP, तो देखिए a है, a प्लस d है, a प्लस 2d लिखेंगे। सो a बराबर a का मान कितना है जी 3, अब a प्लस d तो a का मान 3 और d का मान 1, कितना हो जाएगा 4। अब a प्लस 2d तो a का मान 3 और 2 और d का मान 1, देखिए 3 और 2 का में 2, 3 2 5, a प्लस 3d तो a का मान 3 और 3 और d का मान 1, 3 का में 3 और 3 3 6,
हो जाएगा जी। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 3 4 5 6 यानी 100 जो AP हमको मिला 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पर आसानी तरीका से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट करिए कि किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। मतलब हमको क्या करना है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो आपका द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, समीकरण दे ही दिया है और k का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। दिया है 2x² + kx + 3 = 0। ध्यान दीजिए, क्या हमको करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो a = 2, b = k और c = 3। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अच्छा, b का मान क्या है, k का होल स्क्वायर। और देखिए 4, a का मान कितना मिला हमको 2 और c का मान 3। ये हो जाएगा k²। देखिए 4 दूना के 8 तरीके 24। अब बात याद रखिएगा, d का जब देखिए मूल बराबर कब होता है, जब d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो। क्या हो, d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो। तो लिखेंगे यहां से kx² - के 24 = 0। ठीक है, अब k² बराबर हो जाएगा बराबर के 24, क्योंकि माइनस जब बराबर को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी k बराबर हो जाएगा 24, स्क्वायर तो हो जाएगा रूट में। यानी k को लिख सकते हैं हम लोग हैं 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24। यानी 2 2 बार कर लेंगे तो 2, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा +-2 √6। यानी यही k का मान हो जाएगा। ठीक है, k का मान हमको क्या मिला, यही हो जाएगा, a पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान भाषा में आपके सारे सवालों का हल मिल रहा है। ठीक है ना। अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा, मैं उसको आपको बताने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा है, तो उस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, पहले इसको नोट करिए। नंबर 6 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी ये बोर्ड है ना, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो हिंदी मीडियम है, ये वाला क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हम लोग हैं कि कैसे हल होगा। करा सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे ऐसे हम लोग, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका 2 पूर्णांक a तथा b है। ठीक है, जहां b ≠ 0 है। ठीक है, देखिए ये बोला है अपरिमेय, हमने मान लिया अपरिमेय, बिल्कुल इसका उल्टा माने हैं। ठीक है ना। सो देखिए √5 = a/b। अब 5 पे गुणा करेंगे √5 पे गुणा करेंगे b से, तो हो जाएगा √5 b = a। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे जी, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो √5b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा b² = a²। अब b² = a²/5। अब लिखेंगे 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5a को विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है ना। 5 क्या है, बट्टा में आएगा तो भाग करेंगे, इसलिए क्या होगा, 5 भी a को विभाजित करेगा। अब देखिए यहां से इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
अब जो भी अंक यहाँ बट्टे में है उसी अंक को ऊपर लिखते हैं। लिखेंगे माना कि a बराबर 5 के क्या है, कांस्टेंट राशि है, ठीक है ना। लिखेंगे यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 जो है यहां से ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे के 5, यानी ए का मान क्या है जी 5 के मान है, तो 5 के स्क्वायर बट्टे के 5, ये हो जाएगा 50 25 के स्क्वायर बट्टे के 5 बी स्क्वायर बराबर, याद रखिएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर कट जाएगा 50 25 यानी 5 के स्क्वायर, और 5 ही बट्टा में आ जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर के बी स्क्वायर बट्टे के 5 लिखेंगे। चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा, ठीक है। यहां से अब देखिए हमने क्या किया कि जब हमने इसको 1 मान लिया तो 5 जब ए स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 भी ए को विभाजित किया, उल्टा माना इसका, तो क्या करा 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 भी क्या करेगा बी को विभाजित करेगा। अब लिखेंगे यहां से, अब देखिए थोड़ा सा समझना है कि हमारे दोनों कंडीशन में जो है 5 से विभाजित कर ही रहा है, तो लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ये ना माने था, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, प्रश्नों को आसानी तरीका से हल कर लिया और आपके झोली में ये कितना नंबर 3 नंबर या 2 नंबर चला गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी भाषा में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो क्या करना है हमको 1 + sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है यार, ये ऐसा क्वेश्चन हम छू मंतर। देखिए दिया है, पहले क्या दिया है जी, सेक थीटा बराबर 13/12, हमको साइन और कॉस का पहले मान निकालना है, तो कॉस का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस का मान देखिए, याद देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/के सेक थीटा, तो 1 और सेक का मान कितना है 13/12, ये प्लट के ऊपर चला जाएगा तो 12/13, यानी कॉस थीटा का जो मान मिला हमको 12/13 मिल गया। अब निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं साइन थीटा, तो यहां से निकाल लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 - के साइन स्क्वायर थीटा √ओवर, फार्मूला होता है, फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 साइन का मान निकालना है, क्योंकि साइन का मान याद करना हमको है ना, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस का मान क्या है जी 12/13 का होल स्क्वायर, वर्ग करेंगे 144 होगा 12 का वर्ग और 13 का वर्ग 169 √ओवर, गुणा कर लेंगे तो 169 - 144/के 169 √ओवर, ठीक है। अब यहां से करेंगे 169 में से 144 जाएगा 25 बटेगा, अब बट्टा के 169 √ओवर, इसका वर्गमूल करेंगे तो 5/13। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है जी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - के cos थीटा। अब देखिए a + b और a - b होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, हो जाएगा 1 + cos थीटा, देखिए a + b और a - b 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए 1 साइन का मान कितना है जी 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर कर लेंगे बटा कॉस का मान कितना है जी, कॉस का मान 12/13, तो 1 - 12/13 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ कर लेते हैं एक, देखिए बड़ा वाला बट्टा पहले कर लेते हैं, माइनस 50 25 और 169 13 का वर्ग, ये हो जाएगा 144 और 169, एलसीएम कर लेते हैं जी, एलसीएम कर लेते इधर कर लेते हैं 169 माइनस के 25 बट्टे के 169, बड़का बट्टा लिख देंगे 169 माइनस 144
बट्टे 169। देखिए 169 से 169 का टर्म खत्म हो गया। 169 में से 25 जाएगा 144। और देखिए 144, देखिए 169 में से कितना जाएगा जी, 144 जाएगा, बचेगा 25। ठीक है, तो 144 बट्टे 25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आसान हो जाता है। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए कि स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है ना, तो क्या करना हमको है, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे माना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 19 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर कितना है जी, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि R1 बराबर कितना जी, 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर क्या, 9 सेंटीमीटर तथा उस वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर कि मान लिया उस वृत्त की त्रिज्या क्या बराबर के R, हमने मान लिया कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है R, हमको यही ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहां से अब लिखेंगे प्रश्न से देखिए दोनों वृत्तों के परिधियों का योग बराबर उस वृत्त की परिधि। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। पहला दूसरा दोनों को लिख लिए और वह वृत्त है 2 पाई R कैपिटल। देखिए दोनों में 2 पाई दिखाई दे रहा है जी, कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 यानी 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 बराबर के कैपिटल R। अच्छा R1 का मान क्या है जी 19, R2 का मान कितना है जी 9 बराबर के R, यानी 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी जो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी बाबू वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, देखने में तो ये बड़ा लग रहा था लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को हम लोग बिल्कुल आसानी भाषा में हल कर लिया। तो चलो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत आसान है। देखिए चूंकि लिखेंगे घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुणे a, √3 गुणे a मतलब √3 गुणे के भुजा होता है, a क्या है भुजा है। और देखिए घन का विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण दिया है 9√3 गुणे के a। देखिए √3 से √3 खत्म, यानी a बराबर के 9 सेंटीमीटर, यानी जो भुजा मिला हमको कितना मिला जी 9 सेंटीमीटर। और जो सो क्या ज्ञात करना आपको है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो चलिए ये 6 a का मान कितना है 9, 9 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 6 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए गुणा करें 6 का में 6 और 8 6 48 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखने में लग रहा है कि बहुत भारी है लेकिन बहुत आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास दिया है तो व्यास जब ही दिया है तो r बराबर d/2, पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, r क्या होता है रेडियस होता है,
तो डी का मान कितना है जी 14 सेंटीमीटर बटे के 2, यानी कट जाएगा 7 मर्त में, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का मान 7 सेंटीमीटर मिल गया। हम निकालना अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन सो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई के मान 22/7 और आर का मान 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए भाई 2 गुणे के 22/7 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुणे के 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 7 कैंसिल, 22 दुना के 44 गुणे के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ कर लेंगे। देखिए 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 और 7 चौका 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। यार देखिए आप लोग के सब्सक्राइब से, लाइक, कमेंट से मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है यार, एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।